Assalamu alaikum dear students, welcome back to all of you. Fluid mechanics, ninth chapter, external incompressible viscous flow. Today in this lecture, we will first just revise the basic concepts that we have studied earlier, and then we will continue further towards our next topics. As far as this chapter is concerned, external incompressible viscous flows will totally discuss about external flows, and here we are going to discuss about viscous type incompressible flow. इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी लाइन है इस चैप्टर की, उसमें ये वो चीज़ें हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस कर ली हैं. इसको थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चले जाएंगे. विस्कस फ्लो अराउंड एन एयर फॉयल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हुआ है, क्योंकि इसके फर्स्ट 3 to 4 जो आर्टिकल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे पहले, जिसमें जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो कि कैपिटल यू से जिसको हमने डिनोट किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी फील्ड, इस स्पीड के साथ कोई भी फ्लूइड फ्लो करता हुआ आके एयरफॉयल के साथ जो है स्ट्राइक करता है, एयरफॉयल के साथ इन कांटेक्ट हो रहा है जब इस टाइप का वेलोसिटी फील्ड, तो क्या होगा कि तमाम की तमाम जो फ्लूइड लेयर्स हैं उनमें से जो बिल्कुल सामने आके स्ट्राइक करेगी ऑब्वियसली वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी. तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, ये जो रेड डॉट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसको हमने स्टैग्नेशन पॉइंट डिक्लेयर कर दिया. इसको हमने स्टैग्नेशन पॉइंट डिक्लेयर कर दिया. ओके, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ. फिर उसके बाद बाकी जो फ्लूइड लेयर्स हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉलिड बाउंड्री ऑब्वियसली और सॉलिड ऑब्जेक्ट, फ्लूइड लेयर्स जो बाकी हैं वो क्या होंगी, थोड़ा थोड़ा बेंड होगी. स्ट्रीम लाइंस ये देखें, बेंडेड स्ट्रीम लाइंस यहाँ पर बनी. तो इस सॉलिड बाउंड्री के नज़दीक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉलिड बाउंड्री नो स्लिप कंडीशन अपना एक रोल प्ले करेगी, और ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन इस एयरफॉयल के आसपास जो है एक विस्कस रीजन जनरेट होगा. ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली फिजिकल बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है कि इस डॉटेड लाइन के अंदर अंदर जो है विस्कस रीजन मौजूद है, जिसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग विस्कस इफेक्ट्स जो है मौजूद है. फिर उसके बाद स्टार्ट में चूंकि विस्कस इफेक्ट्स बड़े कम हैं, तो इस बाउंड्री लेयर को, क्योंकि स्टार्ट में इसको इस बाउंड्री की वजह से अभी ऐसा इफेक्ट नहीं आया, इसको हमने लैमिनर बाउंड्री लेयर का नाम दिया है. उसके बाद ट्रांजिशन टी पॉइंट, दोनों साइडों पे एक पॉइंट आएगा, जिसके बाद ये सडन ग्रोथ, ये देखिए आप लोग इस डॉटेड लाइन को देखें, टी के बाद यकदम से जो है इसका साइज जो है वो ग्रो कर गया है, ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट यहाँ पे. तो आफ्टर ट्रांजिशन फेज लैमिनर से टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जो है ये मूव कर गया है, और या फिर यूँ कर लें कि बाउंड्री लेयर के अंदर रैपिड ग्रोथ आ गई. तो ये जो रैपिड ग्रोथ आई है, ये हमारे पास जो है ये टर्बुलेंट रीजन जनरेट हो गया. बाकी उसी तरीके से प्रोसीजर चलेगा कि हमारे पास लैमिनर और टर्बुलेंट का जो बिहेवियर था उसमें स्ट्रॉन्ग विस्कस इफेक्ट्स अब प्रीवियस में मौजूद हैं, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि इतने ज़्यादा विस्कस इफेक्ट्स हो जाएंगे जिसके बाद सेपरेशन अकर हो जाती है, कि ये जो एस पॉइंट के बाद ये जो बाकी वेक जो रीजन दिखाया गया है, ये वो रीजन है जहाँ पर नो फ्लो है बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये भी इसकी चूंकि ये स्ट्रीमलाइंड हुआ था थोड़ा सा ऑब्जेक्ट, तो छोटी वेक बनी है. अगर ये राउंड शेप होता, सर्कुलर शेप होता, तो वेक कंपैरेटिवली साइज में ज़्यादा होती. तो इसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, जिसमें रीजन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर को हमने जो है वो एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट का जो है नाम भी दिया था.
इस चीज़ को सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया। फिर यहाँ से चैप्टर का पार्ट ए प्रॉपर स्टार्ट हुआ था यहाँ से, कि बाउंड्री लेयर कॉन्सेप्ट को फ्लो ओवर ऑफ फ्लैट प्लेट के ऊपर डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। ये हमारे पास लेट सपोज फ्लो ओवर ऑफ फ्लैट प्लेट है, जब भी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आके यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे फ्लो एट रेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो डॉटेड रीजन है, ये चूंकि इससे पहले भी 2 दफ़ा हमने जब इनिशियल जो लेक्चर थे हमारे, तो उसमें आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने अगर याद हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक लेक्चर में करवाए हैं इससे पहले, तो उसमें भी ये डिस्कस किया था कि ये एक विस्कस रीजन जनरेट होता रहेगा जिसको हमने बाउंड्री लेयर का नाम दिया था। तो ये बाउंड्री लेयर लेमिनर पे ज़रा कंपैरेटिवली कम होती है, और ये वेलोसिटी प्रोफाइल डिफरेंट जगहों पे दिखाया हुआ है कि इसमें थोड़े रीजन के अंदर वेलोसिटी चेंजेस होते हैं, और उसके ऊपर इस बाउंड्री लेयर से ऊपर जो रीजन है उसके अंदर किसी भी टाइप की जो वेलोसिटी चेंजेस हैं हमें नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन उसके बाद एक फेज़ आता है जिसे हम ट्रांजिशन फेज़ का नाम देते हैं, और ट्रांजिशन के बाद लेमिनर से टर्बुलेंट फॉर्म में जो फ्लूइड है जो चेंज हो जाता है, और एब्रप्ट चेंजेस या सडन चेंजेस आ जाती हैं फ्रॉम लेमिनर टू टर्बुलेंट। तो ये सडन जो बिहेवियर होता है इसको हमने टर्बुलेंट फ्लो का नाम दे दिया था। ओके, उसके बाद बाउंड्री लेयर थिकनेस जो थी, बाउंड्री लेयर थिकनेसेस के अंदर हमने ये कहा कि इसमें जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी या जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो एक तो ये था कि जितनी इस वाल से इस बाउंड्री लेयर की ये जो डॉटेड रीजन है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको डेल्टा या डिस्टर्बेंस थिकनेस का नाम दिया था हमने इसको डिस्टर्बेंस थिकनेस का नाम दिया था डेल्टा का। और ये टाइम के साथ साथ जो है ये ग्रो कर रही थी, यानी कि स्टार्ट में अगर हम बात करें तो डेल्टा सिर्फ स्मॉल था, मतलब यहाँ तक था, बिल्कुल स्टार्ट में तो डेल्टा बहुत कम होगा, और जैसे जैसे हम जो है वो एक्स वर्ड मूव करते हैं, एक्स डायरेक्टेड मूव कर रहे होते हैं, तो डेल्टा देखें वैसे वैसे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा था। तो ये डेल्टा की हमने इसकी ग्रोथ भी देखी है लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, कि जैसे जैसे एक्स डायरेक्टेड हम ट्रैवल करते हैं वैसे वैसे जो है हमारे पास जो बाउंड्री लेयर है वो भी ग्रो कर रही होती है। वेल, इस चीज़ को डिस्टर्बेंस थिकनेस का नाम दिया कि सॉलिड सरफेस से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उस पोजीशन तक का डिस्टेंस जहां पर वेलोसिटी 0.99% ऑफ कैपिटल यू का नाम उसने दिया हुआ है कि 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की कुल हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्टर्बेंस थिकनेस का नाम देते हैं। तो ये अगर मैं इसको डेफिनेशन प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहूँ या डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि कहाँ से कहाँ तक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं या क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस एट विच द वेलोसिटी इज विद इन 1% ऑफ द फ्री स्ट्रीम। तो ये जो है हमारे पास डिस्टर्बेंस थिकनेस की सबसे पहले डेफिनेशन हमने की थी इसी आर्टिकल के अंदर से, ये भी चूंकि पढ़ चुके हैं तो इसको सिर्फ मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी आर्टिकल के अंदर हमने एक डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात की थी, जिसको डिस्टर्बेंस थिकनेस को डेल्टा से डिनोट करवाया था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हमने डेल्टा स्टेरिक से डिनोट करवाया था। और ये डेल्टा स्टेरिक या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, दिस इज द डिस्टेंस distance of the plate would be moved so that the loss of the mass flux, कि ये उस डिस्टेंस की कुल होता है कि जो मास फ्लक्स रिडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो एरिया इज इक्वल टू द लॉस ऑफ बाउंड्री लेयर काजेज, कि बाउंड्री लेयर की वजह से जितना लॉस ऑफ मास फ्लक्स होता है उसको कंपनसेट करने के लिए लेयर को जितना दूर कर दिया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का नाम दे देते हैं, ठीक है। कि जब हमारे पास बाउंड्री प्रेजेंट है तो उसकी वजह से
विस्कस रीजन की वजह से मास फ्लक्स रिडक्शन होगी या मास फ्लक्स का लॉस होगा, तो उस मास फ्लक्स जो कि बाउंड्री लेयर की वजह से हुआ है, तो उस मास फ्लक्स जितना मास फ्लक्स रिकवर करने के लिए प्लेट को अगर थोड़ा, वही बात कर लें कि अगर जैसे अगर कहीं पे विस्कस इफेक्ट्स मौजूद हैं तो विस्कस इफेक्ट्स की उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए कोई भी एक चैनल है, कोई भी एक नाली है, उसको उतना खुला कर दिया जाए कि प्लेट कितनी दूर की जाए कि उस जो मास फ्लक्स फ्रिक्शन की वजह से आया है उसको कवर कर ले, तो उसको हमने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का नाम दिया। तो ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन फिर हमने ड्राइव किया था। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मोमेंटम फ्लक्स भी है। ये इस डायग्राम को बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया था पहले भी कि आप लोग क्या करेंगे कि इस प्लेट को थोड़ा सा परे जितना मूव कर दें कि जो टोटल मास फ्लक्स, जो लॉस इन मास फ्लक्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विस्कस इफेक्ट्स, उसके इक्वल हो जाए। जहां जहां हमने मास फ्लक्स की बात की, अगर मोमेंटम फ्लक्स से रिप्लेस कर दें उस चीज़ को, तो वो हमारे पास मोमेंटम थिकनेस बन जाएगी। और मोमेंटम थिकनेस का नाम जो है वो हमने थीटा से रिप्लेस किया था, और थीटा के लिए भी हमने एक रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो ये मोमेंटम थिकनेस की डेफिनेशन है। ये भी बिल्कुल उन्हीं पैरेलल या सिमिलर लाइंस पे चलेगी कि momentum thickness is the distance of the plate would be moved so that the loss of the momentum flux is equal to the loss of the boundary layer actually causes, कि boundary layer की वजह से जो मोमेंटम फ्लक्स का लॉस हुआ है उसके इक्वल प्लेट को थोड़ा सा दूर मूव कर दें तो उसको कंपनसेट कर ले, तो वो जो है हमारे पास थिकनेस, उसको मोमेंटम थिकनेस का नाम दे दिया। तो उसका भी मैथमेटिकल रिलेशन फिर हमने ड्राइव किया। फिर उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी इसके अंदर, वो क्या की थी कि सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस हैं कुछ जो कि की जाती हैं, किस लिए, यूजुअली मेड फॉर द इंजीनियरिंग एनालिसिस ऑफ द बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट, के बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट के दौरान कुछ जो सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस ली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं कि एट यू अप्रोचेस टू कैपिटल यू एट वाई इक्वल टू डेल्टा, कि जैसे जैसे हम बाउंड्री लेयर मतलब y इज इक्वल टू डेल्टा को पहुंचते हैं, y इज इक्वल टू डेल्टा कहाँ पे है, अगर मैं ये इसकी बात करूं, यानी कि जैसे जैसे हम y इस डॉटेड लाइन तक, डॉटेड रीजन तक पहुंचती है, तो हमारे पास वेलोसिटी जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंच जाती है। अच्छा जी, इसी तरीके से जब y इज इक्वल टू डेल्टा पहुंचते हैं तो उसके बाद फर्दर नो चेंज इन वेलोसिटी, फर्दर नो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, फिर इसी तरीके से v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन u विद द बाउंड्री लेयर, विद इन द बाउंड्री लेयर, कि बाउंड्री लेयर में y डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट u जो है वो x डायरेक्टेड कंपोनेंट होता है और v जो है वो y डायरेक्टेड कंपोनेंट, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, v इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल U। कैपिटल U जो है वो बाउंड्री लेयर से बाहर का जो वेलोसिटी है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, उसको कहा गया। और इसी तरीके से लास्ट वन जो थी कि प्रेशर वेरिएशंस अक्रॉस द थिन बाउंड्री लेयर इज नेग्लिजिबल, के सारे के दौरान विद इन द बाउंड्री लेयर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी प्रेशर वेरिएशंस जो हैं दे आर नेग्लिजिबल, फ्री स्ट्रीम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज इम्प्रेस्ड ऑन द बाउंड्री लेयर। ओके जी, ये हमने काम किया था। फिर इसके बाद एग्जांपल, इसकी एक मैथमेटिकल एग्जांपल, इसकी जो एप्लीकेशन है यूँ कर लेके की थी। उसके बाद हमारे पास मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है जिसे ड्राइव किया। बड़ी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन थी कि हमने मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट लिया था। चूँकि बाउंड्री लेयर ग्रो कर रही थी तो इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम भी किस टाइप का लिया था, ABCD। ये देखें अपर सरफेस भी कर्व्ड फॉर्म में थी और इसकी एक्स और वाई डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही है। इन ट्रू सेंस इसका जी कंपोनेंट भी है। जी कंपोनेंट से मुराद ये कि इसकी कुछ ना कुछ विड्थ W भी है। ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इसकी अगर लेंथ dx है, हाइट डेल्टा x है, तो विड्थ जो है वो W है। इस टाइप का कंट्रोल वॉल्यूम एज्यूम किया था। फिर हमने कंट्रोल वॉल्यूम है तो चूंकि मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन कर रहे हैं तो मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई होनी थी, लेकिन मोमेंटम इक्वेशन
के अंदर कुछ बेसिक रिजल्ट्स कंटिन्यूटी इक्वेशन से, यानी कि बेसिक जो गवर्निंग इक्वेशन है मोमेंटम इक्वेशन, उसके अंदर कंटिन्यूटी से कुछ रिजल्ट्स भी हमें यूज करने पड़ेंगे। तो हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन को ही यूज कर लिया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन की देखिए इंटीग्रल फॉर्म क्या है और इसका इक्वेशन नंबर क्या है भला। तो इसमें 4.12 इक्वेशन का नंबर दिया हुआ है। बेसिकली ये वही 4 चैप्टर में जो हमने इंटीग्रल फॉर्म में कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करी थी, ये वही वाली इक्वेशन है। उसमें कुछ अजम्पशंस अप्लाई करवा देंगे कि स्टडी है, 2 डायमेंशनल फ्लो है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस या कंडीशंस जब इम्पोज करवाएं तो हमारे पास इंटीग्रल रो वी डॉट डी ए ये बच गया, क्योंकि जो स्टैटिक जो कंडीशन है उसकी वजह से हमारे पास ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया। ये जो रो वी डॉट डी है ये बेसिकली क्या है, मास फ्लक्स। ये इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास सम ऑफ ऑल मास फ्लक्स इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि मास फ्लक्स अक्रॉस ए बी बी सी सी डी, अब होने को तो 4 सर्फेसिस बनती थी, ये देखें कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, लेकिन डी ए के अलॉन्ग कोई भी मास फ्लक्स नहीं था, तो इस वजह से वो वाला मास फ्लक्स 0 हो गया। तो अब ए बी का बी सी का हमें पता नहीं, क्योंकि ए बी और सी डी तो स्ट्रेट बाउंड्रीज, हमें इसके जरिए पता चल जाएगा कि यहाँ से तो मास फ्लक्स कितना हो रहा है, लेकिन अब बी सी का नहीं पता, तो बी सी का हम कंटिन्यूटी को इनको अप्लाई करके मास फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये मास फ्लक्स की वैल्यू ए बी की थी, इसी तरीके से बी सी की फाइंड आउट की थी, और ए बी और सी डी की यूज करने के बाद बी सी की हमने जो मास फ्लक्स है उसको ड्राइव किया था। फिर इसको मोमेंटम इक्वेशन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया था। ये चूंकि पूरा हमने प्रोसेस इसका वैल्यूएट किया था तमाम फेसेस पे, तो मैं इसकी उस इक्वेशन की तरफ जा रहा हूँ जो कि लास्ट वन इक्वेशन बनी थी, कि एक्चुअली तो ये इक्वेशन बन गई थी 9.16 जो थी, दैट वाज मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, क्योंकि इसकी डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में की है कंप्लीट। तो अभी तो मैं जस्ट एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि हमने क्या काम किया लास्ट में। तो लेकिन इस मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन में 9.16 में और 9.17 में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उसी 9.16 में कुछ वैल्यूज को जैसे कि डी पी ओवर डी एक्स की जगह पे कुछ वैल्यूज को रिप्लेस किया, डेल्टा की जगह पे इंटीग्रल फॉर्म उसकी रिप्लेस की। तो ये फॉर्म रिप्लेस करने के बाद जो इक्वेशन 9.17 है ये भी उसी जैसी इक्वेशन है, लेकिन हमने इस इक्वेशन के अंदर फर्क सिर्फ इतना सा है कि प्रीवियस वंस जो थी वो हमारे पास जो जनरल इंटीग्रल फॉर्म में मौजूद हैं, और ये जो हैं इंटीग्रल थिकनेसेस के फॉर्म में है, यानी कि हमने इन इंटीग्रल फॉर्म को एक स्पेसिफिक नेम्स जो हम जानते हैं पहले से, जैसे कि कोई डिस्टर्बेंस थिकनेस है, कोई डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है, कोई मोमेंटम थिकनेस है, जैसे कि इसके अंदर डेल्टा स्टेरिक और थीटा आया हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस आया हुआ है। तो ये मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल थिकनेसेस। तो ये हमने ड्राइव की थी। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से। We have not made any specific assumptions relating to the wall shear stress to the velocity field. Thus, equation 9.17 is valid for either a laminar or turbulent boundary layer flow. तो जो हमने इंटेग्रल थिकनेसेस की फॉर्म में, यानी कि अभी जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, उस इक्वेशन को चूंकि कोई ऐसी shear स्ट्रेस के हवाले से कोई ऐसी assumption अभी नहीं रही कि हम ये कह सकें कि लैमिनर के लिए वैलिड रहेगी या टर्बुलेंट के लिए वैलिड रहेगी, तो इसका मतलब इसको लैमिनर और टर्बुलेंट दोनों तरह के बाउंड्री लेयर फ्लोज के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। In order to use this equation to estimate the boundary layer thickness as a function of x, अब इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर हमने फाइंड आउट करना हो, बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात कर रहा है, बाउंड्री लेयर थिकनेस को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अगर एवेल्युएट करना चाहते हैं तो किन स्टेप्स को फॉलो किए जाना चाहिए। ये 3 स्टेप्स हैं। Obtain a first approximation to the free stream velocity distribution,
कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू ऑफ एक्स के लिए क्या है, कोई फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे। दिस डिटरमिन द इनविस्कड फ्लो थ्योरी, जाहिर है जब वेलोसिटी की जगह पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी तो हम इनविस्कड फ्लो ले रहे हैं कि हमारे पास जो है ना बाउंड्री लेयर है ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री लेयर के अंदर तो यू कैपिटल यू नहीं ना होता, वेलोसिटी जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी नहीं ना होती। तो अगर हम वेलोसिटी को फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर की। अज्यूम अ रीजनेबल वेलोसिटी प्रोफाइल शेप इनसाइड द बाउंड्री लेयर, और वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जो कि रीजनेबल, और रीजनेबल से मुराद ये कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो कि हाँ जी बाउंड्री के ऊपर जीरो है और ग्रेजुअल इंक्रीमेंट उसके अंदर आ रहा हो। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टार डब्ल्यू यूजिंग द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम आइटम 2, कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल शेप जो हमने ली होगी उसकी वजह से जो हमारे पास टार डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। अब उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, उसी इक्वेशन को यूज करते हैं 9.17 को। क्या करेंगे जी, यूज ऑफ मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन फॉर फ्लो विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट। स्पेशल केस है हमारे पास कि जीरो प्रेशर ग्रेडियंट अगर हम ले रहे हैं तो फिर क्या होगा। फॉर अ स्पेशल केस ऑफ अ फ्लैट प्लेट द फ्री स्ट्रीम प्रेशर P एंड द वेलोसिटी U आर बोथ कांस्टेंट। जाहिर है प्रेशर ग्रेडियंट जीरो है, प्रेशर वेरिएशन जीरो है, तो प्रेशर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि उसके अंदर चेंज नहीं आ रही। और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास जाहिर है प्रेशर और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेयर प्रेशर इज हाई वेलोसिटी इज लो, वेयर वेलोसिटी इज हाई प्रेशर इज लो, तो दोनों कांस्टेंट रहेंगी। सो फॉर द आइटम 1 वी हैव u ऑफ x इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कहा था आइटम 1 से, क्या मुराद है कि इसके 3 स्टेप थे ना, उसका पहला स्टेप ये था कि फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई अप्रॉक्सीमेशन लें कि u को डिफाइन करें सबसे पहले। तो कैपिटल U को हमने डिफाइन कर लिया कि कैपिटल U क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया। और मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन रिड्यूसेस टू, अब देखें जो अगर आप लोगों को याद हो ये थी मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। अब u तो है कांस्टेंट, तो du ओवर dx क्या हो गया, जीरो, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच गया d ओवर dx u स्क्वायर थीटा। और इसको उसने क्या लिखा है, उसका सेकंड कंपोनेंट उसी मोमेंटम इंटीग्रल को इनका जीरो करने के बाद ये है असल मोमेंटम इंटीग्रल को, लेकिन उसमें क्या किया, ये वाली टर्म तो जीरो हो गई, सेकंड टर्म तो यानी कि ये वाले टर्म जीरो हो गए। अब इस टर्म के अंदर चूंकि u एज अ कांस्टेंट है तो कैपिटल U यहाँ से आउटसाइड द डेरिवेटिव लिया हुआ उसने, तो चेक करें u स्क्वायर बाहर आ जब आ जाएगा और रो उधर जाकर मल्टीप्लाई, टार w इज इक्वल टू रो u स्क्वायर डी थीटा ओवर dx, तो ये आ गया। हाँ अब ये किया है कि जो थीटा है, थीटा की जगह पे जो मोमेंटम थिकनेस है, मोमेंटम थिकनेस के लिए जो रिलेशन हमने इंटीग्रल फॉर्म में ड्राइव किया था, या यूं कह लें कि जो डिफाइन किया था डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इंटीग्रल थिकनेस की, तो उस डेफिनेशन को जीरो टू डेल्टा u बाय कैपिटल U 1 माइनस u ओवर u dy, तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये क्या है, ये वो डेफिनेशन है जो हमने थीटा के लिए ड्राइव की थी पहले एक आर्टिकल के अंदर। तो ये हमने जी ये वाली डेफिनेशन यूज कर ली। The velocity distribution u by capital U in the boundary layer is assumed to be similar for all the values of x। इसका मतलब क्या है कि u by capital U जो रेशियो है velocity with respect to free stream velocity changes जो हैं वो हमने क्या ले ली है, x की तमाम वैल्यूज के मतलब तमाम क्रॉस सेक्शनल एरियाज पे u by capital U की जो रेशियो है दैट इज सेम एंड नॉर्मली स्पेसिफाइड एज अ फंक्शन ऑफ y ओवर डेल्टा। और आम रूटीन में जो हमारे पास है जाहिर है u इज अ फंक्शन ऑफ x था हमारे पास, यहाँ पर जो सॉरी जो वेलोसिटी है ना y के जैसे जैसे y के लॉन्ग बढ़ते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो u बाय कैपिटल U जो है वो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, y बाय डेल्टा हो जाएगा। अच्छा ये तो चीज़ होगी कि मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हमने उस फॉर्म में ले ली जब हम शेयर स्ट्रेस
को डिफाइन कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। कैसे कि कन्वीनियंट टू चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम y टू y ओवर डेल्टा। हम तमाम जो y ओवर u, चुके u बाय कैपिटल U एज अ फंक्शन ऑफ y ओवर डेल्टा है, तो हम इंटेग्रल को भी y ओवर डेल्टा की फॉर्म में कर लेते हैं। तो y ओवर डेल्टा को एक नया नाम दे देते हैं ईटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ईटा। ये यहाँ पे अब राइट नहीं किया वो उसने, तो हमें पता होना चाहिए कि y की यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी। चलिए यूँ कह देता हूँ ईटा डेल्टा। अच्छा, y की वैल्यू ईटा डेल्टा बन जाएगी, तो dy क्या आ जाएगा, डेल्टा तो चूंकि हमारे पास कांस्टेंट है, तो डी ईटा, डी वाई इज इक्वल टू डेल्टा डी ईटा। अच्छा जी, एंड द मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन और मोमेंटम इंटीग्रल। अच्छा, फिर क्या था, ये 0 टू डेल्टा था। फिर अब जाहिर है अगर जो डी ईटा की, डी वाई की जगह पे डेल्टा डी ईटा कर दिया, तो डेल्टा बाहर रह गया है डी डेल्टा ओवर डी एक्स में। लिमिट भी तो चेंज होंगी, लिमिट कैसे चेंज होंगी, अगर y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ईटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, अगर y की जगह पे डेल्टा पुट करेंगे तो इसके अंदर देखें डेल्टा ओवर डेल्टा 1, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टा w को हमने इन टर्म्स ऑफ ईटा डिफाइन कर लिया। क्या बन गया ये, नाउ वी विश टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर द बाउंड्री लेयर थिकनेस एज अ फंक्शन ऑफ x। टू डू दिस वी मस्ट सेटिस्फाई द रिमेनिंग आइटम्स। कि अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फंक्शनल रिलेशन की फॉर्म में कि u बाय कैपिटल U जो है वो फंक्शन ऑफ y ओवर डेल्टा हो गया है। अब उसी के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस हैं, जो सिंप्लीफाइंग कंडीशंस हमने पहले कही हुई हैं कि एट y इज इक्वल टू 0 पे u इज इक्वल टू 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू डेल्टा पे u इज इक्वल टू कैपिटल U, y इज इक्वल टू डेल्टा पे देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ये बाउंड्री की थी कंडीशन, और बाकी दोनों जो है वो अपर कंडीशन है डेल्टा पे बाउंड्री लेयर थिकनेस पे। तो now we have to assume the velocity distribution from the definition of momentum thickness. The numerical value of the integral equation is simplified as, अब ये थी बेसिक इक्वेशन हमारे पास, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में अब डिस्क्राइब कर दिया है, 0 to 1 u by capital U 1 minus u over capital U d eta is equal to थीटा ओवर डेल्टा। अब थीटा ओवर डेल्टा क्यों लिखा भाई, ये एक सेपरेट केस है, ये यूं कह लें कि एक वैल्यू हमने करी। मैं यहाँ पे इसको साइड पे राइट करूँगा कि एक्चुअली आपको पता है कि 0 टू डेल्टा स्मॉल u बाय कैपिटल U इंटू 1 माइनस u बाय कैपिटल U dy। अब हमें पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमेशा ये वैल्यू इक्वल होती है थीटा के, क्योंकि मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन है ये, ठीक हो गया। फिर हमने क्या काम किया, फिर इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूशन की तो लिमिट सबसे पहले चेंज हो गई, ये वाली जो डेल्टा था ये वाली लिमिट चेंज हो गई किस में, 1 में, लोअर लिमिट 0 ही रही। अच्छा, और y किस में चेंज हो गया, dy किस में चेंज हो गया, यानी कि dy हमने कहा dy चेंज हो गया था, dy चेंज हो गया था डेल्टा डी ईटा में। तो यहां से इस डेल्टा को अगर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दूं तो ये चीज बनती है कि 0 to 1 u ओवर कैपिटल U 1 माइनस u ओवर कैपिटल U डी ईटा इज इक्वल टू थीटा ओवर डेल्टा। ये बेसिकली मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से वैल्यू हमने ली। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू बनती है 0 to 1 की, थीटा ओवर डेल्टा बनती है जो कि कांस्टेंट है, और इसको हमने नाम दे दिया बीटा। अच्छा, ये चक्कर किया किस लिए सारा, ये काम सारा इसलिए किया कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इस मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर यहाँ पे यूज हो रही है।
ये जो चीज़ है यहाँ पे ये सारी की सारी यूज़ हो रही है। ये देखें, तो इस सारी की जगह पे अब बीटा पुट कर देंगे हम, क्योंकि इसको अभी हमने मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन से देखा है, इसकी वैल्यू हमने चेक कर ली है, तो इस सारे की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं हम, बीटा पुट कर लेते हैं। तो ये लें जी, अब हम इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, बीटा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर बाकी सारी की सारी इक्वेशन वैसे ही रही है, हमने सिर्फ वो जो इंटीग्रल फॉर्म में ये जो सारी वैल्यू थी 0 to 1 u by capital U 1 minus u by capital U d ईटा, उसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है, बीटा। तो ये चीज़ बन गई। तो इसका स्टेप 2 पूरा हो गया कि हमने वेलोसिटी प्रोफाइल शेप विद इन द बाउंड्री लेयर रीजनेबल कर ली, और टार डब्ल्यू के लिए एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव किया। obtain an expression tar w in terms of delta, this will then permit us to solve for delta of x illustrated below। तो अब हम tar w को थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ डेल्टा लिख सकें। तो अभी इसको देखें, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो जनरल इक्वेशन आ गई है, क्योंकि अभी लैमिनर और टर्बुलेंट की कोई वो चीज़ नहीं ली। अब लैमिनर और टर्बुलेंट के लिए सेपरेट सेपरेट फर्स्ट 2 स्टेप सेम हो गए, थर्ड स्टेप जो है लैमिनर के लिए सेपरेट और टर्बुलेंट के लिए सेपरेट इसे हम कर लेते हैं। तो फॉर लैमिनर फ्लो सबसे पहले हम देखते हैं। फॉर लैमिनर फ्लो क्या है जी, फॉर लैमिनर फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट a reasonable assumption for the velocity profile is a polynomial in phi। reasonable assumption for the velocity profile, इससे क्या मुराद है कि ये हमारे पास ये ऐसा वेलोसिटी प्रोफाइल है जो कि लैमिनर जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये डिफरेंट, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये यू इस टाइप का ज़रूरी नहीं। आगे एक टेबल बना हुआ है, ये रहा टेबल, तो ये डिफरेंट शेप्स के जो है ना फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाइज हो सकते हैं, ये अभी हम जाके आगे देखेंगे। तो इनमें से एक स्पेसिफिक हमने लिया है कि यू इस टाइप का ले सकते हैं। अच्छा, द फिजिकल बाउंड्री कंडीशंस आर, फिजिकल बाउंड्री कंडीशंस तो यही हैं कि ये हमारे पास y जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, y डेल्टा पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और y डेल्टा पे नो चेंज इन फर्दर वेलोसिटी, ये वही सिंपलीफाइंग असम्पशंस है। तो वो तो u एज अ फंक्शन ऑफ y है, हम तो चाहते हैं कि u बाय कैपिटल U एज अ फंक्शन ऑफ y ओवर डेल्टा। तो हम क्या कर लेते हैं, जहाँ जहाँ u था उसको कैपिटल U पे डिवाइड कर लेते हैं। इवेलुएटिंग कॉन्स्टेंट्स ए बी एंड सी, अच्छा ये इसी यू के लिए है कि यू बाय कैपिटल यू, और उस पर ये कंडीशंस अप्लाई करवाने के बाद हमारे पास यू बाय कैपिटल यू की वैल्यू क्या आ गई, 2y ओवर डेल्टा माइनस ये ए बी और सी की वैल्यूज बेसिकली इवेलुएट की हैं। कैसे इवेलुएट की हुई हैं, ये मैं एक की वैल्यू यहाँ पे इवेलुएट करता हूँ, बाकी आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। u इज इक्वल टू जीरो एट वाई इज इक्वल टू जीरो, इसके अंदर पुट करें तो u की जगह पे जीरो आ जाएगा, ताकि मैं ए बी सी की वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा, इज इक्वल टू ए उसी तरह रहेगा। अब y चूंकि जीरो है तो इसमें भी y है, इसमें y है, जीरो हो जाएंगे, तो a की वैल्यू जीरो आ गई। अब पहला जो कांस्टेंट है कि a इज इक्वल टू जीरो, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू हम लेते हैं जी फिर दोबारा उसी तरीके से कि y की जगह पे डेल्टा पुट कर लें, y की जगह पे क्या पुट कर लें, डेल्टा, और u की जगह पे कैपिटल U, तो u की जगह पे कैपिटल U आ गया, a तो वैसे ही जीरो है, इज इक्वल टू b y की जगह पे डेल्टा प्लस c y की जगह पे फिर डेल्टा, तो b डेल्टा प्लस c डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल U। ऐसे ही पार्शियल u और पार्शियल y जीरो है तो y इज इक्वल टू डेल्टा। तो पार्शियल u और पार्शियल y पहले तो मैं ले लेता हूँ ना कि पार्शियल u बाय पार्शियल y बनता क्या है। तो पार्शियल u बाय पार्शियल y, जब इसका y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन रहा है a जीरो हो जाएगा, b, तो वो बन जाएगा जी b प्लस 2cy,
2c y। अब इसके अंदर जब हम कंडीशन ये थर्ड वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे तो ये सारा तो हो गया 0, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई 0, और y की जगह पे डेल्टा, तो y की जगह पे जब डेल्टा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2c डेल्टा प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर जब ये हमारे पास चीज़ है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस b की जगह पे -2c डेल्टा पुट किया जा सकता है। तो हम ये कह देते हैं कि u इज इक्वल टू b की जगह पे पुट कर दूंगा -2c डेल्टा, तो ये आ जाएगा -2c डेल्टा, और एक डेल्टा पहले मौजूद है तो -2c डेल्टा स्क्वायर प्लस c डेल्टा स्क्वायर, तो -c डेल्टा स्क्वायर बच गया, -c डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई -U ओवर डेल्टा स्क्वायर। अच्छा, c की वैल्यू ये आ गई, और c की जगह पे जो वैल्यू यहाँ पे जब पुट करेंगे -U ओवर डेल्टा स्क्वायर, इसी तरीके से b की वैल्यू, तो वो वैल्यूज यहाँ पर पुट हुई हैं। यहाँ पे भी पुट कर लेता हूँ कि b बन रहा था -2c की जगह पे -U ओवर डेल्टा स्क्वायर, और ये साथ में डेल्टा -2c डेल्टा था, तो एक डेल्टा कैंसिल हो गया, तो सॉरी 2u ओवर डेल्टा, 2u ओवर डेल्टा। तो अब देखें जी, इस u के अंदर जब a की जगह पे 0 और b की जगह पे 2u ओवर डेल्टा और c की जगह पे -u ओवर डेल्टा स्क्वायर पुट करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। सिर्फ फ़र्क इतना आया है कि u जो दोनों के अंदर b और c के अंदर कैपिटल U है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो u बाय कैपिटल U की ये वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट की गई हैं कि यही तीनों कंडीशंस उसके अंदर पुट की हैं, वहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, वहाँ से a b और c की जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अच्छा जी, ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गई, सारा काम हो गया। फिर u बाय कैपिटल U के अंदर जो y ओवर डेल्टा है, y ओवर डेल्टा को हम पहले भी एक सेपरेट से नेम दे चुके हैं, क्या बोला हम जो नाम दे के हटे हैं वो नाम है जी हमारे पास ईटा, y बाय डेल्टा को, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, ईटा का नाम दे देते हैं। तो ये लें जी, हमने इसको ईटा कह दिया। तो इक्वेशन 9.20 ये जो इक्वेशन है ये आइटम 2 को सेटिस्फाई कर, मतलब u बाय कैपिटल U का एक रीजनेबल हमने जो वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए एक अजम्पशन है वो ले ली है। अच्छा, टा w अब क्या आ गया, टा w आ गया हमारे पास म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, म्यू डी यू ओवर डी वाई। अब यहाँ पे भी मुझे u और y नहीं चाहिए बल्कि u बाय कैपिटल U और y ओवर डेल्टा चाहिए, तो u के को कैपिटल U से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, डेल्टा से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि टाउ इन टर्म्स ऑफ u बाय कैपिटल U और ईटा आ जाए। तो जहाँ जहाँ u था वहाँ पे u बाय कैपिटल U आ गया, और जहाँ जहाँ y था वहाँ पे y ओवर डेल्टा आ गया, तो y ओवर डेल्टा को ईटा कह दिया। अब बाकी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मेरे पास चीज़ बन गई म्यू कैपिटल U ओवर डेल्टा डी यू ओवर कैपिटल U डी ईटा। अच्छा, फिर d ओवर डी ईटा, अब u बाय कैपिटल U की जगह पे ये क्या लिखा है, 2 ईटा माइनस ईटा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिखी है u बाय कैपिटल U की 2 ईटा माइनस ईटा स्क्वायर, क्योंकि हम अब स्पेसिफिक केस कर रहे हैं ना लैमिनर फ्लो के लिए, तो u बाय कैपिटल U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा, और ईटा की जो कंडीशन बनती है कि ईटा हमारे पास क्या है, एट y इज इक्वल टू 0 पे ईटा भी 0 बन रहा है, तो वो कंडीशन जब पुट करेंगे तो टा w की वैल्यू आ गई 2 म्यू u ओवर डेल्टा, और एक टाउ की वैल्यू हमने जनरल फॉर्म में पहले ली हुई है कि हमारे पास जो
शेयर वाल शेयर जो है वो किस फॉर्म में होता है, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू रो यू स्क्वायर डी डेल्टा ओवर डी एक्स, इस फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे टाउ डब्ल्यू की जगह पे अभी जो टाउ डब्ल्यू हमने ड्राइव किया है ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टू म्यू यू ओवर डेल्टा, ये टाउ डब्ल्यू लिया ना, तो ये टाउ डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अच्छा, रो यू स्क्वायर उसी तरह है, डी डेल्टा ओवर डी एक्स उसी तरह है। अब यू बाय कैपिटल यू है यहाँ पे, देखें इस u बाय कैपिटल यू की जगह पे हम क्या करेंगे, u बाय कैपिटल यू की जो वैल्यू हमने ड्राइव करी है स्टार्ट में, जो वेलोसिटी प्रोफाइल जो ज्यूम किया था ये वाला u बाय कैपिटल यू का, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। और इसी तरीके से 1 माइनस यू बाय कैपिटल यू में भी इस u बाय कैपिटल यू की जगह पे वही वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो ये सारी वही वैल्यूज़ आ गई हैं ऑलमोस्ट, जो कि हम इससे पहले हम फेमिलियर हैं, ये जो हमने यूज़ की हैं। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इंटीग्रेट ईटा के हिसाब से करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। ये देखें पहले इन सबको मल्टीप्लाई किया, तमाम टर्म्स ये आ गए, फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद 0 to 1 लिमिट अप्लाई कराई, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 म्यू ओवर रो डेल्टा रो यू इज इक्वल टू 2 ओवर 15 डी डेल्टा ओवर डी एक्स, या यहाँ से डेल्टा डी एक्स, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ डेल्टा बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल प्रोसीजर जो है वो एक्स टर्म्स को एक साइड पे, डेल्टा टर्म्स को एक साइड पे, तो इंटीग्रेट करने के बाद डेल्टा स्क्वायर ओवर 2 ये बचा। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जब फ्लैट बाउंड्री स्टार्ट होती थी, मैं दोबारा इसके लिए वहां जाऊंगा, ये तो जब जहां पे ये फ्लैट प्लेट बेसिकली स्टार्ट हुई थी ना, जहां पे पहली दफा टॉपिक आया था, ये यहाँ की बात कर रहा है कि जब हमारे पास x जीरो था, जहां से प्लेट स्टार्ट हुई थी, जहां से x स्टार्ट हुआ था, उस वक्त x जीरो पे जो डेल्टा था, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, सॉरी डिस्टर्बेंस थिकनेस जो थी, वो हमारे पास जीरो थी, तो डेल्टा वाज इक्वल टू जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये उसके ऊपर जो कंडीशन हम अप्लाई करवा देंगे। ओके, ये देखें वो कंडीशन यहाँ पे हमने क्या कर दी, अप्लाई करवा दी जी। यहाँ पे ये कंडीशन जब अप्लाई करवाएंगे तो डेल्टा की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 0, तो कांस्टेंट की जो वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर पाएंगे दैट इज इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट 0 आ गया, तो डेल्टा स्क्वायर ओवर 2 की वैल्यू ये आ गई, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो 30 म्यू एक्स ओवर रो यू बन जाएगा। तो 30 के फॉर्म में जो बनेगा उसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए, उसकी वैल्यू मजीद एक्यूरेटली फाइंड आउट करने के लिए हमें तो डेल्टा चाहिए, चुके स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों। तो ये जो डेल्टा है, नोट दैट दिस शोज दैट द लैमिनर बाउंड्री लेयर थिकनेस ग्रोज, ये क्या है, बाकी तो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक्स जो वेरिएबल है, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास बाउंड्री लेयर थिकनेस है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स के रूट इन केस ऑफ लैमिनर फ्लो। ये पहले लैमिनर का केस हम लेके चल रहे हैं ना, तो लैमिनर केस के लिए जो है ये हमारे पास क्या है कि बाउंड्री लेयर ग्रोथ जो है वो हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के रूट है, जो कि पैराबोलिक शेप है। तो ये डायमेंशनलेस फॉर्म में फिर कैसे लिखेंगे कि रो यू एक्स ओवर म्यू, रो वी डी ओवर म्यू जो होता है उसको हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, रेनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा ओवर एक्स जो है ये हमारे पास हमने उसको डायमेंशनलेस फॉर्म में लिख दिया है, तो दैट इज इक्वल टू 5.48 रेनल नंबर स्क्वायर रूट इस फॉर्म में हमारे पास। तो ये जो इसके लिए लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, तो डेल्टा ओवर एक्स की रेशो है, तो इसको हमने क्या कहा कि रेशो ऑफ लैमिनर बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट along a flat plate varies inversely with the square root of the length Reynolds number। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर ये रिलेशन ड्राइव करने के लिए कहा जाए कि जो रेशो ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस टू द डिस्टेंस अलोंग द फ्लैट प्लेट, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो ये वाला रिलेशन हमें ड्राइव करना आना चाहिए, इस टाइप का रिलेशन हमें ज़रूर आता है। It has the same flow as the exact solution derived from the complete differential equation of motion by the H. Blasius in 1908. Remarkably, this is the only error about 10% compared with the exact solution. ये बैरल उसने कहा कि लिटरेचर में मौजूद, इससे पहले 1908 में जो एच ब्लेसियस ने जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की थी, उससे इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं। और अगर एरर हमारे पास ऑन वेब जो कह लें कि प्रिसाइज कैलकुलेशंस की जाएँ, तो इसके साथ जो एरर्स हैं या तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं वो कितनी आती हैं, अबाउट 10% आती हैं। ओके, ये यहाँ पे उसके बाद एक टेबल उसने दिया हुआ है कि वंस यू नो द बाउंड्री लेयर थिकनेस ऑल डिटेल्स ऑफ द फ्लो में बी डिटरमिन्ड, कि बाउंड्री लेयर थिकनेस का अगर हमें पता हो तो तुम्हारा डिटेल का पता चल जाता है। वॉल शेयर स्ट्रेस आर द स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, ये स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। अच्छा, इसको हम देखते हैं अभी, पहले ये कुछ चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे, बल्कि स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को, इस टेबल को अभी हम लास्ट में देख लेते हैं। चलें, कि स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का ये रिलेशन है, इस टाइप से डिफाइन किया जाता है, और इसको यू बाय कैपिटल यू फॉर्म में या रैंडम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है कि टाउ की जगह पे जो वैल्यूज़ हैं, टाउ की वैल्यूज़, और जब वो तमाम वैल्यूज़ टाउ की हमने सब्स्टिट्यूट की, तो इस कोएफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को हमने रैंडम नंबर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, तो ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ये इसके लिए 2 to 3 डिफरेंट केसेस हैं, ये हमने ज़रूर देखने हैं। तो लाइक एन असाइनमेंट हम कह सकते हैं कि आप लोग इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा। क्या भला, कि अगर हम वेलोसिटी प्रोफाइल इस टाइप का लें, ये बेसिकली एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू ईटा है, तो फिर बीटा की वैल्यू डेल्टा स्टैटिक की, एच की, डेल्टा बाई एक्स की, और स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की, ये तमाम वैल्यूज़ क्या आती हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज़ देखनी है कि एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू ईटा है, तो इसका मतलब यू हमने किस टाइप का लिया होगा, ये हमने ज़रूर देखना है। जैसे कि एफ ऑफ ईटा 2 ईटा माइनस ईटा स्केयर है ना, तो एफ ऑफ ईटा 2 ईटा माइनस ईटा स्केयर कब आया था, जब हमने यू क्या लिया था, ए प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्केयर। तो इसी तरीके से इस यू को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि यू किस टाइप का लिया होगा कि ये वाली वैल्यूज़ आई थी, पहली बात। और दूसरा ये कि ये तमाम इन कॉन्स्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं इनको एवेल्युएट करने की कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन होगी, उसमें हम ये एग्जांपल भी करेंगे, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए सिमिलर जो पैटर्न है, सिमिलर बिहेवियर है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आज हमने इस लेक्चर के अंदर जो प्रीवियस वन की कुछ डिस्कशंस कर ली हैं, थोड़ा सा टॉपिक को आगे किया है, तो ये आज के दिन के लिए देखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा।